RMT एनिमेशन आपके लिए लेकर आए हैं एक कहानी, दो भाइयों का जीवन और जुआ। ये कहानी है दिल्ली शहर की, जहाँ दो भाई रहते हैं। एक भाई का नाम राहुल और दूसरे भाई का नाम सोनू होता है। दोनों भाइयों में से सबसे छोटा भाई राहुल होता है और बड़ा भाई सोनू होता है। बचपन में जब दोनों भाई छोटे हुआ करते थे तब वे बड़े नटखट थे। एक दिन की बात है जब फेरी वाला उनकी गली में फल बेचने आया तो ले लो मीठे मीठे फल ले लो, बहुत बढ़िया फल है, ले लो। सुनकर लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं और फल वाले के पास जाते हैं। यह मीठे मीठे फल कितने रुपए किलो हैं? ये 20 रुपए किलो है। जब फल वाला लोगों से बात कर रहा होता है तब उसका ध्यान थोड़ी देर के लिए अपने फलों से हट जाता है। ये अवसर देखकर राहुल और सोनू दोनों भाई वहां आ जाते हैं और सारे फल खाकर चट कर जाते हैं, फिर वहां से भाग जाते हैं। कुछ समय बाद फल वाले का ध्यान अपने फलों की ओर जाता है। वहां एक भी फल उसे नजर नहीं आता, जिसके कारण वह बेहद परेशान हो जाता है। हाय, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, किसी ने मेरे मीठे मीठे फल चोरी से खा लिए। फल वाले की ये दशा देखकर लोग कहते हैं, तुम्हारे सारे फल राहुल और सोनू ने खाए हैं। वह दोनों भाई बड़े शरारती हैं और खाने के बहुत शौकीन। ये दोनों भाई कहाँ रहते हैं? वह बतरा चौक के पास एक घर में रहते हैं। ये सुनकर फल वाला वहां से चला जाता है। 2 दिन बीतने के बाद फल वाला फिर से वहां आता है, पर वह इस बार अपने फलों को बेचने के लिए आवाज नहीं लगाता। फल वाला देखता है कि राहुल और सोनू दोनों भाई अपने घर के सामने बैठे हुए हैं। वह जल्दी से भागते हुए जाता है और उन दोनों को पकड़ लेता है। तुम दोनों ने मेरे फल चुरा कर खाए थे ना, आज मैं तुम दोनों की झड़ी से ऐसे पिटाई करूंगा कि जीवन भर याद रखोगे। पिटाई का नाम सुनकर छोटा भाई राहुल घबरा जाता है। तभी बड़े भाई सोनू के मन में एक विचार आता है। वह फल वाले को पैसों का झूठा लालच देकर वहां से भाग जाता है और अपने छोटे भाई राहुल को वहीं छोड़ देता है। अब सोनू भागते भागते बल्लभगढ़ रोड पर पहुंच जाता है। तभी सोनू की नज़र एक पुलिस की गाड़ी पर पड़ती है, जिसके पास 4 पुलिस वाले खड़े होते हैं। फिर सोनू रोते रोते पुलिस वालों के पास जाता है। पुलिस वाले उसे देखते हैं और कहते हैं, बेटा क्यों रो रहे हो? क्या नाम है आपका? अंकल, मेरा नाम सोनू है। मेरे छोटे भाई राहुल को एक फल बेचने वाले ने पकड़ लिया है। वह जबरदस्ती मेरे भाई को खराब फल खिला रहा है और जान से मारने की धमकी दे रहा है। अच्छा चलो चलकर देखते हैं उस फल वाले को। ये कहकर पुलिस वाले सोनू को अपने साथ लेकर फल वाले के पास पहुंच जाते हैं। फल वाला पुलिस वालों को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। यही है अंकल। पुलिस वाले फल वाले को पकड़कर उसकी पिटाई कर देते हैं। बच्चों को जहर वाले फल खिलाता है? चल थाने चल, वहीं बिकवाएंगे तेरे फल और तेरी हड्डी पसली भी तोड़ेंगे। ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं साहब। अच्छा चल गाड़ी में बैठ, तेरे को जेल की हवा खिलाएंगे। यह सुनकर फल वाला घबराकर पुलिस की गाड़ी में बैठ जाता है। बच्चों तुम अपने घर जाओ। यह सुनकर राहुल और सोनू दोनों भाई अपने घर चले जाते हैं और बेहद खुश होते हैं। इसके बाद पुलिस फल वाले को थाने ले जाती है। अब राहुल और सोनू पढ़ने के लिए स्कूल जाने लगते हैं, पर पढ़ाई में मन छोटे भाई राहुल का ही लगता है। दूसरी तरफ सोनू भाई का मन लड़ाई झगड़ा करना, स्कूल से भाग जाना, पार्क में जाकर खेलना और खाना खाना, इन सब चीज़ों की वजह से सोनू भाई का मन पढ़ाई के प्रति बहुत कम हो गया था। धीरे धीरे समय बीतता जाता है
फिर दोनों भाई बड़े हो जाते हैं। छोटा भाई राहुल अपना मन लगाकर पढ़ाई करता है। वह ईमानदारी से बहुत मेहनत करता है और उसकी एक दिन एक बड़ी कंपनी में जॉब लग जाती है। वह खुशी खुशी अपने ऑफिस में कार्य करता है। फिर कुछ पैसे हर महीने अपने बैंक में जमा कराता है। दूसरी तरफ सोनू भाई बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, गलत दोस्तों की संगत में पड़ जाते हैं। वे दारू सिगरेट पीने के शौकीन हो जाते हैं। सोनू भाई का सबसे पसंदीदा खाना मुर्गा होता है। वह इसी को ही बड़े शौक से खाते हैं। अब वे ऑटो के इलेक्ट्रीशियन बन जाते हैं और अपने काम में वे अच्छे पैसे कमाते हैं, परंतु वह अपने पैसे कभी भी बैंक में जमा नहीं कराते, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि आज सारे पैसे खाने पीने में उड़ा देते हैं, बाकी कल जोड़ लेंगे। इसी बीच सोनू भाई को जुआ खेलने की लत लग जाती है, जिसके कारण वह अपना सारा पैसा जुआ में लगा देते हैं और हार जाते हैं, जिसके कारण उन पर 2 लाख का कर्जा हो जाता है। कुछ समय बीतने के बाद लेनदार अपने पैसों की मांग करने लगते हैं। बहुत दिन हो गए हैं सोनू, हमें 2 लाख रुपए दे। अगर अभी नहीं है तेरे पास तो हम तुझे 20 दिन का समय दे रहे हैं, फिर हम जो करना होगा वो हम करेंगे। ठीक है भाई, इंतजाम करता हूँ। ये कहकर फिर सोनू भाई 2 लाख की रकम का इंतजाम करने में लग जाते हैं, परंतु वह इंतजाम नहीं कर पाते और उनको मिला हुआ समय भी अब घटकर 3 दिन का रह जाता है, जिसके कारण वह बेहद परेशान रहने लगते हैं। अब उनका मोटा ताजा शरीर भी कर्जे के कारण कमजोर होने लगता है। जब राहुल को अपने बड़े भाई की इस दशा के बारे में पता चलता है, तब उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और उसे 2 लाख का कर्जा जैसे किसी उच्च पर्वत पर चढ़ने के भांति नजर आने लगता है। इस विषय पर राहुल अपने बड़े भाई से कहता है, सोनू भाई, ये तूने क्या किया? तूने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। यह 2 लाख की रकम चुकाने के लिए मेरे पास भी पूरे पैसे नहीं हैं, केवल 1.5 लाख रुपए हैं। यही मेरी जमा पूंजी है। देख भाई, इस बार तो मैं जो सबसे बड़े साहूकार हैं वेद प्रकाश जी, उनसे 50,000 रुपये उधार मांगकर तेरा कर्जा चुका दूंगा, क्योंकि मुझे डर है कि जुआरी लड़के कहीं तुझे जान से ना मार दें। और याद रहे, यदि तूने दोबारा कर्जा लिया तो मैं तेरा कोई साथ नहीं दूंगा। तू अपना खुद बुरा भला समझियो। ठीक है, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा छोटे भाई। फिर राहुल 2 लाख की रकम का इंतजाम करके लेनदार का कर्जा चुका देता है। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन राहुल के चाचा जी का लड़का सचिन उसके घर आता है। तब राहुल सचिन को देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि सचिन उसे अब बहुत स्मार्ट लड़का लगता है। क्या हाल है राहुल? और सुना कुछ नया ताजा? बढ़िया भाई बढ़िया। और नया ताजा यही है भाई, पापा तुझे बहुत याद कर रहे थे। जा उनसे एक बार मिल ले, वे अपने कमरे में बैठे हुए हैं। ठीक है राहुल। फिर सचिन राहुल के पापा जी, जो उसके ताऊजी लगते हैं, उनसे मिलने चला जाता है। नमस्ते ताऊ जी। ओहो, नमस्ते जी। सचिन बाबू आए हैं। मैंने सुना है आजकल बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं। ताऊ जी, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है तभी तो मेरी अच्छी जॉब लगी है। बहुत बढ़िया। तेरी सैलरी कितनी है? वैसे तो सैलरी मेरी 50,000 है, पर कट पीट कर मुझे अभी सिर्फ 40,000 ही मिलते हैं। ओ बेटा के, तूने तो कमाल कर दिया। आप इस बात पर 2,000 रुपये मेरी जेब में डाल दें, मैं अपनी पार्टी करूँगा। फिर सचिन खुशी खुशी उनको पैसे देकर अपने घर चंडीगढ़ चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। सोनू भाई का जुआ खेलने का चस्का भी बढ़ने लगता है। तभी उनकी दोस्ती
एक लड़के से होती है जिसका नाम दीपक होता है। दीपक पहले थार शहर में रहता था, इसलिए सब उसे प्यार से थार वाले भाई कहते थे। भाई सोनू, मेरा काम है डेली वेजेस पे पैसे देना। जैसे मैं तेरे को 10,000 रुपये उधार दूंगा तो इसके बदले मैं 12,000 रुपये एक महीने में लूँगा, यानी 400 रुपये हर दिन देने होंगे। अच्छा भाई, मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ पैसे दे देना, ठीक है? फिर सोनू भाई जुए में बड़ी बड़ी गेम लगाने लगते हैं, पर हार जाते हैं। इसी दौरान वह अपने दोस्त दीपक से 40,000 रुपये उधार लेते हैं। फिर सोनू भाई सोचते हैं, इस बार तो मैं पक्का गेम में जीतूंगा, पर उनका ये अंधविश्वास भी टूट जाता है और हार जाते हैं। इस कारण सोनू भाई पर दोबारा कर्जा होने लग जाता है और वे परेशान रहने लगते हैं। इसके बाद सोनू भाई जो भी ऑटो का काम करके पैसे कमाते हैं, वे सारे पैसे कर्जे वालों को देने लगते हैं। इसी दौरान वह एक चाय की दुकान पर बैठे होते हैं। तभी उनकी मम्मी आती हैं और कहती हैं, सोनू बेटा, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, ला मुझे 500 रुपये दे दे। मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है, सुबह से कोई ऑटो भी नहीं आया काम कराने के लिए। जाओ यहाँ से, यहाँ मत आया करो। नालायक, तू मुझे कभी पैसे देगा ही नहीं, हमेशा तू यही कहता है काम नहीं है, काम नहीं है। ये कहकर मम्मी वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी ओर छोटा भाई राहुल कंपनी में ऊंची रैंक का बड़ा ऑफिसर बन जाता है, जिसके बाद उसकी सैलरी 2 लाख रुपए महीना हो जाती है। फिर कुछ सालों बाद वह नंद नगरी में एक विशाल कोठी खरीद लेता है, जिसकी कीमत 2.5 करोड़ रुपए होती है और उसी में मजे से रहने लगता है। इस दौरान वह नंद नगरी की एक सुंदर लड़की से शादी कर लेता है। फिर कुछ समय बाद उसके घर में एक बहुत सुंदर कन्या जन्म लेती है, जिसे राहुल प्यार से बाबू बुलाता है और अब उनका जीवन खुशी और आनंद से भरा रहता है। उधर सोनू भाई हर दिन 1,000 रुपये कमाते हैं, जिसमें 800 रुपये जुए में और 200 रुपये दारू पीने में उड़ा देते हैं। फिर कहते हैं कल पैसे जोड़ लेंगे। तभी अचानक दिल्ली शहर में कोरोना नाम की वैश्विक महामारी दस्तक देती है, जिसके कारण बहुत सारे लोग इस बीमारी से संक्रमित हो जाते हैं और कुछ लोग इस भयंकर बीमारी से मरने लगते हैं। इस दौरान शहर में लॉकडाउन लगा दिया जाता है, जिसमें हर गली, रोड, रेस्टोरेंट और व्यवसाय को बंद कर दिया जाता है। इसमें केवल सब्जियां, फल और दूध की दुकानें ही खुली रहती हैं। इस कारण रोड पर लोगों की भीड़ नजर नहीं आती। बस, ट्रेन, मेट्रो और ऑटो सब बंद कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में लोग अपने घरों के अंदर दिखाई देते हैं और बिना व्यवसाय या कारोबार के कारण लोगों के भूखे मरने की नौबत आ जाती है। ऐसे समय में सोनू भाई की भी स्थिति खराब हो जाती है, क्योंकि वह पैसे जोड़ते नहीं थे और इस दौरान ऑटो का काम भी बंद था, इसलिए वह कोई काम नहीं कर सकते थे। इस कारण सोनू भाई खाने पीने के लिए भी तरसने लगते हैं। तभी सोनू भाई अपने आप से बात करते हुए कहते हैं, काश मेरे पास भी पैसा होता तो आज मैं भी मौज की जिंदगी जीता। सोनू भाई की ये बात सुनकर
उनके पापा जी वहां आ जाते हैं और उन्हें समझाते हुए कहते हैं, सोनू बेटे, जिंदगी भी एक जुआ है और राहुल ने भी यह जुआ खेला है। आज राहुल इतना बड़ा आदमी बन गया है, वह जिस शहर में भी जाता है लोग उसको बहुत सम्मान देते हैं, हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। यह सब उसका अपने काम के प्रति मेहनत और लगन का फल है। इसलिए राहुल ने अपने जीवन में विकास का जुआ खेला है। और सोनू, तूने अपने पूरे जीवन में विनाश और अपने आप को बर्बाद करने वाला जुआ खेला है। तुझे राहुल ने भी बहुत समझाया था, परंतु तू नहीं समझा और तूने कभी भी कोई अच्छा काम नहीं किया। यही तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, जिसके कारण आज तू पछता रहा है। अंत में सोनू भाई के पापा जी गुस्से में आकर सोनू से कहते हैं, जा नालायक जा, मेरी आंखों से दूर हो जा। मैं तो अपने छोटे बेटे राहुल के पास जा रहा हूँ, वहीं अपनी बची कुची जिंदगी उसकी कोठी में आराम से बिताऊंगा, क्योंकि वही मेरा प्यारा और समझदार बेटा है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि समय रहते हुए सही कार्यों का चुनाव कर लिया जाए तो आपको कभी भी जीवन भर पछताना नहीं पड़ेगा और आप अपने जीवन में हीरो साबित होंगे, जैसे इस कहानी में राहुल हीरो है।